इन्वेस्को के बारे में वीडियो बनाई थी कि भाई ये आपके लिए नया मतलब एक ऐसा मोतीलाल बन सकता है कि मोतीलाल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या ये नया मोतीलाल ओसवाल बन सकता है। तो इसका जवाब तो वीडियो के अंदर मिलेगा, क्योंकि मोतीलाल सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनता ना कि रिटर्न्स अच्छे थे। उसका रेशो कितना रिस्क ले रहा था वो, उसका टर्नओवर रेशो क्या था, वो कितना स्टेबल था, हर चीज़ के ऊपर। तो चलिए वीडियो में देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा बाद में देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सीरियस लोगों के लिए सीरियस बात बचा के रखते हैं। क्योंकि जिनको सिर्फ नंबर्स देखने हैं वो यहाँ देख सकते हैं, और जिनको सीरियस में समझना है कि इन्वेस्ट को क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, उनके लिए ये शीट है ऊपर जो वीडियो में लास्ट में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 मंथ्स में मोतीलाल ने रिटर्न्स नहीं दिए, बाकी हर मिड कैप रिटर्न्स दे रहा है। 6 मंथ में नहीं दिए, 1 ईयर में नहीं दिए, बाकी सब ने ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। तो क्या इसको निकाल दें? मैंने पहले भी बताया था, चलो अब इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ। पहले इसके बारे में बात कर लूँगा, लेकिन लोग पैनिक हो जाते हैं, वो इसने 6 महीने से परफॉर्म नहीं किया, 1 साल से परफॉर्म नहीं किया। तो ये चीज़ें देख लो कि ऐसा नहीं है परफॉर्म नहीं कर रहा था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहा था। जब ये टाइम आया ना, तो उसके बाद इस टाइम के बाद यहाँ पे इसने ख़राब परफॉर्म करना शुरू किया, और लास्ट 55 डेज़ में इसने अपना परफॉर्मेंस ख़राब ही रखा। ये वो टाइम था जहाँ से ये कैटेगरी एवरेज में ख़राब हो गया। 21 अक्टूबर, 1 नवंबर का महीना और 40 दिन के परफॉर्मेंस की वजह से ना, तो पूरा हमें ये ख़राब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नेगेटिव यहाँ से लेकर ये ड्रॉप आया ना, ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। 112 रुपये से 104 रुपये आ जाना, जबकि बाकी कोई गिर नहीं रहा, बाकी इतने स्टेबल हैं, ये यहाँ पे हैं, और आप एक इस तरह का विंडो बना रहे हैं। मैं आपको कलर से समझा देता हूँ। अब ये येलो कलर देख लो, और मैं दूसरा ये ही कर देता हूँ, ये कलर देख लो। एक बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है लाइन, और एक बिल्कुल नीचे जा रही है, तो स्लॉप सा बन रहा है। तो ये स्लॉप पूरे साल के परफॉर्मेंस को ख़राब करता हुआ आ रहा है। 21 अक्टूबर तक ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से 0.03 ऊपर ही था। ये मैं आपको 6 महीने का परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। तो लास्ट 1 डेढ़ महीने में इसने इतना ख़राब किया है। लेकिन अगर आप 1 डेढ़ महीने के बेस पे आप ये सोच रहे हो कि इसको निकाल देना है, तो सोचना भी पाप है। वो क्यों, बाद में बात करेंगे। मैं नहीं कह रहा बाय करो, मैं नहीं कह रहा सेल करो, मैं नहीं कह रहा होल्ड करो। मेरे क्लाइंट हो, बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। और हाँ, आपको लगता है कि यार अब करना क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं शायद जिनका जवाब आपको खुद ढूंढना होता है, और आपको लगता है कि आपको इतनी नॉलेज नहीं है, इतना टाइम नहीं है। तो 100% आप हमारे पास आ सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे, और इन सब चीज़ों के जवाब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कब फंड मैनेजर चेंज हुआ, कितने टाइम से फंड गिर रहा है। आप एक फ़ोन कॉल दूर होंगे हर चीज़ समझने के। और ये फ़ोन कॉल सिर्फ आपको एक बार नहीं चाहिए होगी, जीवन भर में अगर 10-15 साल पोर्टफोलियो चला रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ ये 100 बार ज़रूरत होगी। 100 बार बोल रहा हूँ, चलो 100 बार नहीं, 50 बार। आप साल में मुझे 4 कॉल भी करोगे ना, मैं तो 4 कॉल करूँगा ही, आप खुद से 2 करोगे, तो पूरे 10 साल के होराइजन के अंदर 60, 70, 80, 100 कॉल हो जाएंगी, जहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि आपके पोर्टफोलियो में चल क्या रहा है और क्या एक्शन रिक्वायर्ड है, ताकि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। अब आगे चलते हैं, वापस इन्वेस्को पे आ जाते हैं। पहले मोतीलाल, फिर मेरी प्रमोशन, और अब इन्वेस्को सीरियस टॉक। अल्फ़ा सबका अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बात है। बीटा भी ठीक ठाक है, सब एक से नीचे है। शार्प पे इसका काफ़ी डाउन हो गया है, और सोटिनो भी। ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि यार परफॉर्मेंस ख़राब हो, लेकिन जब रेशोज़ पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है तो वो एक मेजर चीज़ है। रेशो इसके भी कुछ खास नहीं है वैसे, लेकिन हाँ, इसका शार्पे और सोटिनो थोड़ा सा बेटर है अगर मैं एडेलविस मिड कैप से कंपेयर करूँ तो। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ तो क्या ये नंबर 1 पे है? रेशोज़ के मामले में नंबर 1 पे ये है, क्योंकि अल्फ़ा भी सबसे बढ़िया है, स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे बढ़िया है, बीटा सबसे बढ़िया है, शार्प बहुत तगड़ा है, और सोटिनो बहुत तगड़ा है। तो नंबर 1 पे ये है। नंबर 2 पे मैं इसको बोल दूंगा। नंबर 2 पे क्यों? शार्पे और सोटिनो भी बहुत मेन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ, और अल्फ़ा भी, क्योंकि इसका अगर मैं बोलूँ तो इसमें अल्फ़ा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट स्टिल ये चीज़ें एक पॉइंट हैं। रिटर्न्स को आप छोड़ दो, रेशोज़ में कौन जीता। अभी तो मैंने ये टॉप 4 कंपेयर कर रहा हूँ, तो टॉप 4 में 1 पे कौन है, 4 पे कौन है, शायद फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बहुत ख़राब वाले म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर करूँगा, तो ये चारों बहुत बढ़िया निकलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको मोतीलाल निकाल देना है या ये ले लेना है या ये बस। हाँ, अगर आप नया ऐड करने की सोच रहे हो, तो हाँ ये होता है ना कि जो रिसेंट में चल रहा है वही ले लो। लेकिन उसके लिए भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्या वो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि पिछले 6 महीने से चल रहा है और पिछले 6 साल से नहीं चल रहा था।
तो इन्वेस्को के अंदर ये प्रॉब्लम है या नहीं, ये तो ढूंढ लो पहले, और वो उस शीट में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, आपको मोतीलाल का भी जवाब मिल जाएगा और इन्वेस्को का भी। तो सॉरी, मुझे पता है कि हमने वीडियो इन्वेस्को की बनाई थी, लेकिन फोकस आधा मोतीलाल पे चला गया। लेकिन फिर भी एक बार के लिए देख लो कि इसमें हेल्थ केयर ये बहुत अच्छा है। चलो हम एक बार इन्वेस्को पे फोकस करते हैं। ये बहुत अच्छा है कि हमें हेल्थ केयर का बहुत तगड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, 18%। और एक चीज़ आप शायद इसमें आप नोटिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इन दो फंड के अंदर एक चीज़ देखो कॉमन है। क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा है? वो इन दो के अंदर कॉमन है। आप कहोगे कि सर्विसेज कॉमन लग रहा है यार, लेकिन सर्विसेज तो इसमें भी कॉमन है, फिर तो मैं इसको भी काउंट करता। कैपिटल गुड, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, है ना। लेकिन आप एक चीज़ पे ध्यान देना भूल गए शायद, वो है आपका परसेंटेज। देखो 23 मान लेते हैं और 20 मान लेते हैं, सिर्फ एक रफ इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। 46 हो गया, 46 और आपका 20 कितना हो गया, ये हो गया 66, ठीक है। इसको चलो 65 ही कर देते हैं। ये 65% टॉप 3 सेक्टर्स, ये आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे 48 और 20 कितना हो गया, 68, 2 माइनस कर देते हैं, 66, 3 टॉप 3 सेक्टर में। अब इधर इनको मैं प्लस करता हूँ 23, 35, 45, इनको प्लस करता हूँ 33 और 44। तो टॉप 3 सेक्टर में इन लोगों ने कितना पैसा डाला हुआ है। इससे फ़र्क पता है क्या होगा? अब ये चल रहे हैं एक इस लेन में, भाई या तो उड़ेंगे या डूबेंगे, तो वही हुआ। अभी मोतीलाल ओसवाल 2.5 साल से 3 साल से उड़ता हुआ आ रहा था और एकदम से 55 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर डूब सा गया। क्यों? क्योंकि बहुत नैरो चल रहा था। सेम इसके साथ है। तो ये दोनों फंड एक साथ लेना भाई बहुत रिस्की हो सकता है अगर 2 मिड कैप ले रहे हो तो। लेकिन अगर एक ले रहे हो, बेशक इन्वेस्को और मोतीलाल, तो इस तरह के शार्प डाउन के लिए तैयार रहना, क्योंकि जब ये 3 सेक्टर गिरेंगे तो ये पूरा डाउन चला जाएगा। अभी हुआ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये 3 सेक्टर गिरे हैं, और इन 3 सेक्टर में जब रिकवरी आएगी ना, तो ये सबको पछाड़ता हुआ फिर से आगे चला जाएगा। तो मोतीलाल ओसवाल मुझे नहीं लगता निकालने वाला है, और इस वीडियो में मोतीलाल की और बात नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये भी कोई कम रिस्की नहीं है। 66 टॉप 3 सेक्टर्स में रख के बैठा हुआ है। बाकी कंपेयर करूँगा 45, इतना कोई रिस्क नहीं लेता। ट्रेल रेशोज़ ज़्यादा मैटर नहीं करते, ठीक है। रोलिंग रिटर्न्स ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। रोलिंग रिटर्न सब इसके बढ़िया हैं और ट्रेल भी बढ़िया है। तो इससे आगे चलते हैं। मिड कैप में 65% है, स्मॉल कैप 20%, लार्ज कैप 14%। अब जो लोग कहते हैं ना कि सर लार्ज कैप तो हम लेते ही नहीं है, अपने पोर्टफोलियो में रखते ही नहीं है, तो मुझे एक चीज़ बता दो, जो मिड कैप वाला फंड मैनेजर है वो लार्ज कैप में 14% क्यों जा रहा है भाई? स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा फंड मैनेजर होगा जो स्मॉल कैप, मैं कह रहा हूँ एक फंड मैनेजर मुझे ऐसा बता देना जो स्मॉल कैप फंड मैनेज करता हो या मिड कैप करता हो और लार्ज कैप में पैसा ना डालता हो। तो ये होता है कि जब हम स्टडी करते हैं ना अलग अलग फंड मैनेजर के तरीकों को, तो हमें कुछ जवाब मिलते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है। मैं छोड़ो ना अभी इस बात पे कहाँ जाना। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो अब मैं आपको ये जनरल इसलिए बताता हूँ कि ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5-5 स्मॉल कैप 5-5 मिड कैप लेके बैठ जाते हैं। अरे आपका मिड कैप जो आप ले रहे हो उसका फंड मैनेजर तक लार्ज कैप में डाल रहा है ताकि मिड कैप वाले फंड को स्टेबिलिटी मिले। तो वो चीज़ समझो। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, 49, कोई ज़्यादा रायता फैला ही नहीं रखा। तो टॉप 10 स्टॉक्स वही चीज़, टॉप 5 स्टॉक्स, टॉप 10 में देख लो, टॉप 10 स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, 44%। तो ये तभी ज़्यादा ऊपर भागते भी हैं और नीचे गिरते भी हैं। अभी इनका जो फंड चेंज करने का तरीका है वो इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक काइनेस टेक्नोलॉजी है जिसको कम्प्लीटली एग्जिट कराया है। बाकी कुछ ऐसी फ्रेश बाइंग नहीं हुई है कि कोई नया ही ऐड किया हो। फेडरल बैंक, ये फाइनेंशियल बैंक, बीएसई, इन सब के अंदर नया बाइंग हुई है, लेकिन ये पहले से पोर्टफोलियो में मौजूद थे। होपफुली आप समझ गए होंगे, रिव्यू अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ और, जो लोग यहाँ तक आए हैं वो मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। क्या हेल्प कर सकते हो आप लोग? मुझे ये बता सकते हो कि कहाँ पे आपको इस फंड मतलब इस रिव्यू के अंदर कमी लगी। होपफुली आप मुझे बताएंगे और हम इम्प्रूव कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।